क्या चटाकेदार मसाला तैयार हुआ है। माँ जी आप भी खाकर देखो ना। हाँ बहू बहुत चटपटा स्वाद आ रहा है, मजा आ गया। 2-3 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। हाँ माँ जी। 2 दिन के लिए बहू धूप में आम का अचार रख देती है, जिससे अगले दिन सब खाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मौसम इसी तरह बड़ी बहू होने का फर्ज निभाती है। ससुराल वालों का सारा काम आम के बगीचे में होता था। सिर्फ औरतें घर के अंदर नहाया करती थी। एक दिन हरिया का दोस्त अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। अरे ये तो बता भाई, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले, मेरी सोनम को अपने घर की बहू बनाएगा। अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। मैं कब से ये बात कहना चाहता था, लेकिन तेरी बेटी को तूने इस गांव से दूसरे शहर में पढ़ने भेज दिया था, तो तेरी बेटी शहर में रहने के बाद गांव में थोड़ी ना शादी करेगी। अरे मुझे पता था तू यही बोलेगा, लेकिन तू भूल गया भाई, मेरी बेटी भले ही बाहर से पढ़ लिख कर समझदार हो गई है, लेकिन मैंने उसे जमीन से जुड़ा रहना सिखाया है। मैं जहां बोलूंगा वो खुशी खुशी शादी करेगी। तो फिर चलिए, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। अब तो हम समधी बन जाएंगे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अगले शुक्ल पक्ष तक मयंक की सोनम से धूमधाम से शादी हो जाती है। शकुंतला बहू का गृह प्रवेश घर के द्वार पर सजाकर बगीचे के चौखट पर चावल का कलश रखती है। आम के बगीचे में भी सुंदर सुंदर लाइट जली हुई थी। आओ चावल का कलश गिराकर अंदर आओ। सोनम सोचते हुए गृह प्रवेश करती है। माँ जी घर? मुझे पता है सोनम बहू, तू यही सोच रही होगी ना कि आम के बगीचे में तेरा गृह प्रवेश क्यों करवा रही हो। घर तो वो रहा इसी आम के बगीचे में है, लेकिन घर से ज्यादा हम इस आम के बगीचे को ही अपना घर मानते हैं, इसलिए मैंने बड़ी बहू का भी गृह प्रवेश यहीं करवाया था और तेरा भी यहीं करवा रही हूँ। जी माँ जी, मैं समझ गई माँ जी। आपने और पापा जी ने इस बगीचे को बहुत प्यार से सहेजा है और इसलिए हम सबके लिए ये खास है। बिल्कुल सही कहा बहू। चाची आ गई, चाची आ गई। उनके घर में अब छोटी बहू भी आ गई है। देख ली ना, वो भी इनकी तरह आम के बगीचे में बाहर सोएगी, क्योंकि इनका तो रहना सहना ही पूरा आम का बगीचा ही है। वही तो, खाना खाएंगे तो आम का बगीचा चाहिए, नहाएंगे तो आम का बगीचा चाहिए, खाना बनेगा तो आम का बगीचा, चाहे सोना है तो आम का बगीचा चाहिए, खेलना है तो आम का बगीचा चाहिए, हलवाई लगाया तो आम का बगीचा चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोगों की बात सुनकर हंसूं या नाच करूं, क्योंकि अफसोस की बात है तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है, इसलिए तुम्हारे बेटे मामूली मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा आम का बगीचा है कि हमारा सारा काम यही हो जाता है। हाँ, हम अपने में खुश है। देखते हैं कि तेरी दूसरी बहू भी आम के बगीचे में खुश रहती है या नहीं रहती है। माफ कीजिएगा बड़ों के बीच में बोलने पर, लेकिन जैसे मेरे ससुराल वाले रहते हैं, मैं भी उनके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हूँ। आंटी जी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे सुन लिया ना सरोज आंटी, मनोरमा आंटी, अब आप भी सो जाइए। तब वो दोनों चले जाते हैं। शकुंतला अपनी बहू का स्वागत करती है। जेठानी देवर और देवरानी की अंगूठी ढूंढने की रस्म भी करवाती है। अरे वाह सोनम, इस रस्म में तो तुम जीत गई। चलो अच्छा है, लेकिन अब तुम थक गई होगी। यहाँ पर तो आज सोने का इंतजाम नहीं हुआ है, फिलहाल तुम और देवर जी अंदर ही चले जाओ, लेकिन कल से हम सब साथ में बगीचे में सोएंगे और तुम्हारी पहली रसोई भी यही, तो नहा धोकर यहाँ आ जाना। क्या कल से बगीचे में सोना है? ठीक है सो लूंगी। लगता है पड़ोसी इसलिए मजाक उड़ा रहे थे, मैं भी जोश में बोल डाली। जी दीदी। तब सोनम और मयंक सोने के लिए घर में चले जाते हैं, जहां फूल और आम के पत्तों से ही सजावट हो रखी थी। अंदर एक मामूली पंखा होता है। गांव के हिसाब से तो ये भी ठीक है, वो लोग कैसे बिना पंखे के घर के बाहर सो रहे हैं। मैं भी आज बहुत टाइम बाद यहाँ सो रहा हूँ, वरना मैं भी बाहर ही सबके साथ आम के बगीचे में सोता हूँ। चिंता मत करो, कल से हम भी वहीं होंगे। बाप रे, गर्मी नहीं लगती आपको? अरे नहीं, आदत है बचपन से बाहर सोने की। इस घर से ज्यादा आम का बगीचा घर लगता है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बड़ी बहू पूरे आम के बगीचे में झाड़ू लगा रही होती है और छोटी बहू नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाकर सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। दूध ना पूतो भलो। जा बहू, अब अच्छे से सूजी का हलवा बना दे और पूड़ी कचौड़ी ये सब भी बना देना। जी माँ जी। तब सोनम जेठानी से चूल्हा जलवाती और चाय पकौड़े बनाने के बाद हलवा पूड़ी कचौड़ी आलू मटर की सब्जी बना देती है। अरे वाह, तेरे आम के बगीचे से आम की नहीं हलवा पूरी की खुशबू आ रही है। कौन बना रहा है? कौन बनाएगी? मेरी बहू ही बनाएगी। आइए आंटी जी, आप भी चाय पी लीजिए।
अरे नहीं बहू, मुझे सुबह सुबह गर्मियों में चाय पीने की आदत नहीं है, तू अपने ससुराल वालों को दे दे। तब सास ससुर गुड्डू चारपाई पर चाय नाश्ता करते हैं और बाकी सब जमीन पर बिछी दड़ी पर बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। दीदी आपके लिए कचौड़ी लेकर आऊं, और भैया और मयंक जी के लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ बहू, सबके लिए नाश्ता लगा दो। सोनम सबको खाना परोस देती है। वैसे तुम भी अपनी जेठानी की तरह अच्छा खाना बनाती हो। शुक्रिया जेठ जी। हाँ बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इज योर बेस्ट, मम्मी चाची का खाना बेस्ट। जैसे गुड्डू खड़े होकर बोलता है, उसका नाड़ा ढीला हो जाता है और नाड़े को पकड़ के नाचने लगता है। ना 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 रे ना रे ना, साढ़े ना लोगी तो ऐस करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। गुड्डू तुम तो बहुत मजाकिया हो। सभी लोग हंसने लगते हैं। दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। दोनों बहू साथ मिलकर बर्तन साफ करके रखती हैं। तब हवा चलने से बगीचे के आम के पत्ते और गिर जाते हैं। तभी कौवा आता है और एक थाली पर बीट कर देता है। ये देखो दीदी, अच्छा हुआ जो आलू की सब्जी थाली से ढकी हुई थी, सब्जी बच गई, वरना कौवा तो इसे खराब कर देता। अभी सब लोगों को दोपहर में ही खाना खाना है। वैसे जब घर है तो खुले में रसोई क्यों बनाई है? वही इस आम के बगीचे से प्यार बहुत है ना। मेरे आने से पहले ही माँ जी ने रसोई चूल्हा यहाँ पर बना रखा है। पहले तो रसोई के ऊपर तिरपाल बिछा था, लेकिन अब ये वो भी नहीं। तो दीदी आप दोबारा करवा दो ना, लगवा दो, वरना ऐसे तो खाना बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहती, ऐसे ही रसोई संभाल लेती हूँ कुएं को भगाकर। अरे तुमने बर्तन की टोकरी को कपड़े से नहीं ढका, सारे बर्तन मिट्टी के हो जाएंगे। अभी ढक देती हूँ दीदी। सोनम बर्तनों को ढक देती है। चारपाई पर सो रहा होता है। तब सास घर के आंगन में मिट्टी लीपती है। तब दोनों बहुएं। माँ जी, मैंने कल घर देखा था, घर तो बहुत सुंदर है, फिर भी हम सब लोग बाहर क्यों रहते हैं? घर में भी तो रह सकते हैं ना। बहू, तुम्हारा असली घर तो ये आम का बगीचा ही है। लगता है माँ जी पापा जी को ज्यादा ही आम के बगीचे से लगाव है। थोड़े दिनों बाद जब मई जून वाली गर्मी लगेगी तो आराम से अंदर ही सोने लगेंगे। आंगन सूखता है। तीनों सास बहू बैठकर आम के बगीचे में बात करने लगते हैं। इस टाइम पांव पर चींटी चढ़ने लगती है। सोनम घबरा जाती है। माँ जी, कितनी लाल लाल मोटी चींटियां हैं, इन्होंने तो काट लिया पाँव पर। यहाँ जमीन पर बैठना ठीक नहीं है। ओहो, यहाँ चींटी हो रही है। ऐसा कर बहू, उधर बैठ जाते हैं, साफ जगह है। सोनम चिंता मत करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसे तो आम के बगीचों में चींटियां ही आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। दोपहर होते हैं। सब दोपहर में बैठकर बगीचे में खाना खाते हैं। खाने के बाद सोनम झूठे बर्तन हैंडपंप के पास रख ना पाती है, तो चिकनी मिट्टी की वजह से फिसलने वाली होती है कि बच जाती है। बाप रे, बच गई। इस आम के खेत में मिट्टी भी इतनी है कि बच गई मैं। यहाँ पर बर्तन मांजने का सिस्टम नहीं होना चाहिए था। मम्मी, मेरे को आम खाना है, आम तोड़ कर दे दो। रोज रोज आम नहीं खाते, मुंह पर दाने निकल कर आ जाएंगे। अरे बहू, आम काट कर दे दे, उसका मन बहल जाएगा। ठीक है माँ जी। मौसम आम काट कर दे देती है। गुड्डू मजे से आम खाकर छिलका वहीं फेंक देता है, जिससे मक्खी भिनभिनाने लगती है और सोनम चिढ़ने लगती है। आम का छिलका कूड़े के डिब्बे में फेंकती है और थोड़ा पानी छिड़क देती है, लेकिन तब भी मक्खियां हटती नहीं है। ओहो, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। हाथ पंखा चलाने के बाद भी ये मक्खियां जा ही नहीं रही है। ये गुड्डू भी ना दीदी से आम नहीं देती तो सही रहता। ऐसे खुले में रहना कहाँ तक सही है? देखो तो कैसे आसपास के लोग आते जाते देख रहे हैं, मुझे तो लज्जा आ रही है। तब हरिया उठ जाता है और रमेश मनोरमा हंसने लगते हैं। वो देखो, जंगल की बसावट घर होने के बावजूद भी ये लोग घर से बेघर लगते हैं, जंगलवासी। अरे बताओ नहीं, बहू को भी ऐसे रहना पड़ रहा है। सही में ये लोग किसी आदिवासी से कम नहीं लगते। और लोगों के भी खेत हैं, लेकिन वो अपने घर में ठाठ से रहते हैं। ये नहीं कि आम के बगीचे में ही रहन सहन बसा लो। शर्मिंदा होकर सोनम घूंघट करके पेड़ के पीछे बैठ जाती है। रात को सोने का समय होता है। तब नई बहू का बिस्तर भी वहीं लगा होता है। सब लोग तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन उसे मच्छर काटते हैं। अरे यहाँ तो बहुत मच्छर है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई छोटा पंखा नहीं है जो यहाँ चला सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई पंखा नहीं है। सो जाओ ना, सब लोग तो सो गए हैं। तुम पहली बार सोगी, इसलिए चादर तान कर सो जाओ, मच्छरों से बच जाओगी। सोनम चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन घुटन की वजह से चादर हटा देती है। बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती। हे भगवान, क्या करूं? ऐसे में नींद नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है। मुंह धोने के बाद सोनम सोने की कोशिश करती है और सो जाती है।
अगले दिन वही सोनम चूल्हा जलाकर काम करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में धुआं लगता है, पसीने से और गर्मी लगती है। फिर सास चटनी पीसने को कह देती है तो वहीं सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। माँ जी, ऐसे खुले में रसोई नहीं रखनी चाहिए थी आपको। कल कुआं गंदगी कर गया और मिट्टी वगैरह भी लगती है। आसपास के लोग देखते हैं माँ जी, आपको रसोई अंदर कर देनी चाहिए, धूल भी बहुत उड़ती है। बहू, तेरे और मौसम बहू के आने से पहले भी मैं ऐसे ही रहती थी। ये सब कुछ नहीं था जो तू मेरे को छोटी छोटी चीज गिनवा रही है। रसोई तो आम के बगीचे में ही रहेगी और हम सोते भी यहीं हैं, फिर बार बार आना जाना क्यों करना। देखिए माँ जी, रात को मुझे कितने मच्छर काटे हैं, सो भी नहीं पाई। अरे कल उपला नहीं जलाया होगा इसलिए तुझे मच्छर लगे। आज रात को आराम से सो जाना। सबके खाना खाने के बाद सोनम भी खाना खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दिन में वो आम के बगीचे में परेशान रहती है, धूल मिट्टी उड़ती है, बार बार झाड़ू लगाती है, लेकिन फिर पत्ते हो जाते हैं। वहीं गुड्डू भी आम के पेड़ पर लटक कर खेलता रहता है। साथ ही रसीले आम और लदकर गिरने लगते हैं। आम पक जाने से दोनों बहू घर में आम का जूस, आम की मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें बनाकर खाते हैं। वाह बहू वाह, मजा आ गया आम की सब्जी खाकर। सच में ये खट्टी मीठी सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है माँ जी। अब तो आम का अचार भी खत्म हो गया है। हाँ बहू, अब तू अपने हाथ का आम का अचार डाल दे। कच्चे आम घर के अंदर रखे हुए हैं, 2 महीनों में आम का अचार खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चला। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। मौसम दीदी, बाहर चलोगी? मुझे ब्लाउज बनवाना था, उसका कपड़ा लेकर आना है। माँ जी, आपको भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। मुझे भी काला ब्लाउज बनवाना है, काला कपड़ा खरीद के ले आना, और चप्पल भी टूट गई है। ठीक है माँ जी। दोनों बहू अंदर से कच्चे आम काट कर धोकर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हैं और बाजार चली जाती हैं, जहां से अलग अलग कपड़े खरीद के लाती हैं। इतने में सिलाई मशीन निकालकर बगीचे में ले आती हैं। ये देखकर बहू, माँ जी, ये मशीन तो अंदर रखी थी, आप यहाँ पर क्यों ले आई हैं? मैं वहीं पर ही बना लेती। वहाँ अकेली बैठकर लाइट जलाकर कैसे सिलाई करती? तुझे परेशानी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई मशीन रख दी हूँ। अब आराम से, लाइट की तो दिक्कत है नहीं, और आम की ठंडी छाव में बैठकर कपड़ा सिल ले। हर चीज खुले आम के बगीचे में थोड़ी अच्छी लगती है। इनका बस चले तो यहीं पर नहलवा भी दे। घर नहीं होता तो घर के अंदर का आधा सामान भी यही होता। इतना भी क्या प्यार बगीचे से कि इंसान को आराम ही ना मिले। सोनम को अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन वहीं बैठकर मशीन पर सिलाई करने लगती है। दिन में गर्मी पसीने से परेशान रहती है। आते जाते लोग मजाक उड़ाकर जाते हैं। बहू को आराम करना है तो वो भी आराम से नहीं लेट पाती, और रात को उपला जल जाने के बाद भी वापस मच्छर आ जाते हैं, जिससे बहू परेशान होती। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में रज्जू और नरेश आ जाते हैं। उनकी खातिरदारी करने के लिए छोटी बहू पहले गर्मी में बैठकर चाय पकौड़े बनाती है। अरे अच्छा हुआ रज्जू, नरेश, तुम आ गई। मस्त छुट्टी मनाना यहाँ पर। और ये बताओ, हम मेहमानों को भी यहीं पर सुलाएंगे? अपने आम के बगीचे के लिए ऐसे करते हैं जैसे ताजमहल बना रखा हो। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक इनके जंगल में पशु पक्षी रहने आ रहे हैं। सरोज, अपनी जुबान को लगाम दे, अपने ताक झांक करने की आदत छोड़ दे। मुंह बनाकर पड़ोसी चले जाते हैं। बड़ी बहू चावल बनाने रख देती है और छोटी बहू बाजार से सब्जी, मटर और पनीर खरीदने जाती है। ये पापा के दोस्त नहीं होते ना मेरे ससुराल वाले, तो यहाँ मेरी शादी कभी नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे रहते हैं। पूरे ससुराल वालों का रहन सहन आम के बगीचे में है, और माँ जी तो मेरी सुनती नहीं है। जल्दी मेहमानों को भी अक्कल ठिकाने आ जाएगी, फिर दुम दबा कर भागेंगे। मेरे से तो बर्दाश्त की बाहर हो रही है, ऊपर से मेरी स्किन को भी धूल मिट्टी लगती रहती है। सोनम घर जाकर मटर पनीर बनाती है, फिर उनको खिला देती है। शाम हो जाने पर चाय नाश्ता बनाती है, और जैसे ही सोने का टाइम आता है तो उन लोगों को भी मच्छर काटते हैं। शाम को जैसी तेज हवा चलती है तो सबको थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन हवा बंद हो जाने से सिर्फ पत्तों की सरसराहट आती है, जिससे रज्जू डरती है। इतने में रात के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। एरी मोरी मैया, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। कभी कुछ चुड़ैल के आने का डर लग रहा है, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं। भैया तुम कैसे सोते हो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे तू डर मत, कुत्ते तो रात को भौंकते ही रहते हैं। मैं तो कितने सालों से ऐसे ही सोता हूँ। अपने आम के बगीचे में बहुत अच्छी नींद आती है। तू भी सो जा। जानती है ना, पिताजी ने कितने प्यार से यहाँ के पेड़ लगाए हैं। हाँ, तो अब मुझे आदत नहीं है। ओहो, मुझे भी मच्छर काट रहे हैं। अरे भैया, नींद नहीं आ रही है। अरे अभी फिर से हवा चलने लगेगी, सो जाओ। शादी के होने के बाद मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। इन लोगों को कैसे आएगी? दीदी, ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे भी होती है, आपको नहीं होती ऐसे सोने में? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। समझ गई।
अब जैसे तैसे सो जाते हैं सब। दिन में रज्जू खाना खा रही थी कि कौआ उसकी थाली से रोटी उठाकर ले जाता है। पड़ोसी देखकर हंसने लगते हैं। शाम तक वो भी गर्मी में परेशान होकर अपना बैग बांध लेते हैं। अरे भैया, एक दिन में ही तुमने मेरे गर्मियों की छुट्टी मनवा दी। मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं है यहाँ पर रहा जा रहा। पता नहीं दोनों बहुएं तुम्हारी कैसे रहती हैं। अरे मैं भी चलता हूँ भैया, आपने कोई छोटा सा मोटा पंखा भी नहीं लगवा रखा बगीचे में। चलो भाई रज्जू, हमारी बस आ गई होगी। मेहमान चले जाते हैं। ऐसी गर्मी में दोनों बहू परेशान होती हैं। अचानक से बारिश का मौसम हो जाता है। तब ससुर, अरे बहू, ये आम का पेड़ इतना घना है कि बारिश इसके नीचे नहीं आएगी, यहीं आ जा। पापा जी, धीरे धीरे बारिश तेज हो जाएगी तो हम सब भीग जाएंगे, हमें बिस्तर हटा लेना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा बहू। सोनम की बात कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर में इतनी जोर से आंधी आई कि चारपाई आसपास की चीज उड़ जाती हैं, बर्तन इधर उधर हो जाते हैं और ज्यादा भीगने से सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू बाहर रह जाता है। वो सांप को देखकर चिल्लाने लगता है, तब सोनम ही बचाती है। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? अगर सांप काट लेता तो क्या होता? देखा बाजी आपने, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आप सोने का इंतजाम कम से कम अंदर करवा लीजिए। ऐसे बाहर खुले में रहना ठीक नहीं है। आज सांप आया, कल बिच्छू आएगा और गुड्डू या हमें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हम खुद होंगे। सोनम, तुम ज्यादा सोच रही हो। हाँ बहू, इतना मत सोच। तू कितना कुछ पहले भी, लेकिन आम का बगीचा हमारे लिए पेड़ नहीं, हमारा सौभाग्य है, हमारा घर है, इसकी हवा में सुकून है। इस बगीचे में नहीं हमें हर मुश्किल वक्त में संभाला है। तो इसे छोड़ने की बात करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब मेरे पिताजी ने इस आम के बगीचे को अपने हाथों से बनाया और इसी की वजह से आज हमारा व्यापार चल रहा है। हम घर में रोटी खा पा रहे हैं। हाँ सोनम, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ गए, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है, चींटियां हर समय पैरों पर चढ़ जाती है, कभी कोई पक्षी ऊपर से गंदगी गिरा देता है, धूल मिट्टी खाने में जाता है, पसीने आते हैं, रात को मच्छर काटते हैं, आसपास की आवाजों की वजह से रात को नींद नहीं आती है और लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अलग। सोचिए, हमें रात को सोते समय सांप काट जाए तो कौन होगा जिम्मेदार? ऐसा कुछ नहीं होता बहू, अभी मौसम की वजह से आ गया होगा। आखिर हमें अपने आम के बगीचों की रखवाली भी तो करनी है, वरना कोई भी यूं ही आम ले जाएंगे। पर माँ जी, बस अब कोई बहस नहीं होगी। सास के डांटने पर सोनम चुप हो जाती है, लेकिन अगले दिन हरिया की जगह जगह दाद और लाल निशान हो जाते हैं। ससुर की परेशानी देखकर सोनम जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और वो चेकअप करके बताते हैं। देखिए, आपको एलर्जी हो रही है। धूल, कीड़े, गर्मी और खुले में रहने से आपकी तबीयत बिगड़ रही है। सही से ठीक नहीं कराया तो और बढ़ जाएगा। ये क्रीम और दवाइयां हैं। देखा पापा जी आपने? क्या ये बगीचा मेरी तबीयत खराब कर रहा है? पापा जी, बगीचा हमारा सहारा है, लेकिन घर भी तो हमारा ही है, वहाँ रहकर भी हम इसे प्यार कर सकते हैं। पर बहू, इस बगीचे ने हमें मुश्किल वक्त में संभाला है माँ जी, इसलिए तो इसे और सम्मान देना चाहिए। रहने की जगह नहीं, सहजने की जगह बनाइए। बिल्कुल सही कहा सोनम ने। दिन में हम अपने बगीचे के साथ जुड़े रह सकते हैं और रात को घर में सो सकते हैं। ठीक है, अब से हम घर में रहेंगे और बगीचे में सिर्फ बैठने, घूमने और आम खाने आएंगे। इस तरह पहली बार पूरा परिवार घर के अंदर चैन से सोता है, जहां ठंडी हवा, साफ बिस्तर होता है और आम के बगीचे के बाहर सुरक्षित बाउंड्री बना दी जाती है। साथ ही निगरानी के लिए सोनम कैमरे लगवा देता है, जिससे अब वो लोग बिना चिंता किए अपने आम के बगीचे में आम खाकर खुश रहते हैं।